अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा लेक्चर है फॉर ओवरहेड कॉस्टिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट पे बात की थी और हमने एक सवाल किया था अपोर्शनमेंट का। आज हम बात करेंगे रीअपोर्शनमेंट पे, या रीअपोर्शनमेंट होती क्या है। अब देखो, अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमारी कंपनी कुछ अखराजात ऐसे इनकर करती है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे इनकर करती है जो कहीं ना कहीं जाकर लिंक करते हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि आपके जितने भी सर्विस कॉस्ट सेंटर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है जाके लिंक करते हैं आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स से। कैसे? अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ। उस फैक्ट्री के अंदर मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, और फिर मैंने उसी फैक्ट्री के अंदर जो है एक मेडिकल फैसिलिटी रखी हुई है। वहाँ पे लाइक अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको वहीं पे फर्स्ट एड दे दी जाती है, उसको वहीं पे उसका इलाज हो जाता है। इसी फैक्ट्री के अंदर मैंने एक अदद कैफेटेरिया बनाया हुआ है ताकि जितने भी फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं वो जाके वहाँ पे खाना खा सकें। इसी फैक्ट्री के अंदर जो है मैंने एक स्टोर्स डिपार्टमेंट बनाया हुआ है ताकि जितने भी प्रोडक्शन का सामान है वो वहाँ पे लाके रखा जा सके। अब देखो, मैंने यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स के आपके सामने नाम लिए और तीनों में मैंने बात क्या की, फैक्ट्री या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो एट द एंड वो मेडिकल फैसिलिटी अगर मैंने बनाई है तो वो किसके लिए बनाई है कि जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर काम के दौरान उनको कोई चोट आ जाती है या वो कहीं ज़ख्मी हो जाते हैं तो वो जाके वहाँ पर अपना इलाज करवाएंगे, बाहर जाने से बेहतर है। तो मेडिकल फैसिलिटी एट द एंड किसके लिए है? प्रोडक्शन वालों के लिए। तो वहाँ से जनाब हुआ क्या, मैंने मेडिकल फैसिलिटी पे बिल डाल दिया, मैंने कैफेटेरिया पे बिल डाल दिया, मैंने वेयर हाउस पे बिल डाल दिया। अब ये लोग उठकर मेरे पास आ गए कि सर हमारे नाम पर इतना बड़ा बिल क्यों फाड़ा जा रहा है? हम तो जो भी काम कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? प्रोडक्शन वालों के लिए। भाई मेडिकल फैसिलिटी में जो डॉक्टर बैठा हुआ है वो कह रहा है सर मैं थोड़ी कोई पैराडोल की गोलियां जो है उनको पानी में घोल घोल के पी रहा हूँ। जाहिर सी बात है, आपके जितने लेबर है, जो आपके मजदूर हैं, वर्क फोर्स है, उनके लिए रखी है मैंने सारी दवाइयाँ। ऐसा तो नहीं है ना। कैफेटेरिया वाला बोल रहा है सर आपका, मुझे एक बात बताएं, मैं खाना किसके लिए बना रहा हूँ? जो मजदूर आपके पास काम कर रहे हैं ना, जितना ऑफिस का स्टाफ है वो तो ज्यादातर बाहर से खा कर आता है, तो आपके तो मजदूर तबके के लिए मैं सारा खाना बना रहा हूँ। तो भाई ये बिल मेरे नाम पे क्यों फाड़ रहे हो? मैं थोड़ी कोई यहाँ पे बैठ के दाल चावल खा रहा होता हूँ खुद। मैं तो जो भी बना रहा हूँ वो सारा आपके मजदूर खा रहे हैं भाई। हराम है, मैंने तो अपने लिए एक दाना नहीं लिया आज तक चावल का, मैं तो अपना खाना घर से लेकर आता हूँ। सेम गोज फॉर वेयर हाउस। वेयर हाउस वाला बोल रहा है सर मैंने थोड़ी कोई अपना सामान रखा हुआ है यहाँ पे, आपका जितना मजदूर तबका है वो आके मुझसे सामान लेके जाता है कि भाई मैं प्रोडक्शन करनी है, सामान दो। तो एट द एंड ये जितना भी खर्चा है भाई ये मेरे ऊपर क्यों आ रहा है? ये भी तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों पे डालो। तो मैंने क्या किया कि ये सारा खर्चा जो स्टोर्स पर था, जो कैफेटेरिया पर था, या जो मेडिकल फैसिलिटी पर था, वो सारा खर्चा रीडिस्ट्रीब्यूट किया। कहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया? अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पर, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पर। और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मैं सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दूं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में, इस प्रोसेस को कहा जाता है रीअपोर्शनमेंट। तो रीअपोर्शनमेंट क्या होता है? रीअपोर्शनमेंट एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें मैं सर्विस कॉस्ट सेंटर के ओवरहेड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स में यूजिंग सम प्री डिटरमिन्ड बेसिस ऑफ रीअपोर्शनमेंट। जैसे मैंने बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट पढ़ी थी, वैसे ही मेरे पास कुछ बेसिस ऑफ रीअपोर्शनमेंट भी होती हैं। अच्छा, एक बात याद रखना, मेरी जितनी भी बेसिस ऑफ रीअपोर्शनमेंट है ना, वो बेसिकली क्वांटिटी पे खेली जाती हैं। किस पे? क्वांटिटी पे। फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाला है, तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट वाले को कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी दफ़ा बुलाया काम करने के लिए, ये कहलाता है नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल आउट। जैसे स्टोर्स डिपार्टमेंट है, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले से कौन सा डिपार्टमेंट ने कितनी दफ़ा मटेरियल मांगा, ये कहलाता है नंबर ऑफ स्टोर्स रिक्विजिशन या नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। कैंटीन है, कैंटीन में कौन से डिपार्टमेंट का बंदा कितना खाना खा रहा है,
ये कहलाता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट, या कौन से डिपार्टमेंट का कितना बंदा खाना खा रहे हैं, ये क्या कहलाता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। और फिर आता है प्लानिंग। प्लानिंग इज, देखो ये अब एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर मैं इस बेस पे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता कि इस बंदे ने इस डिपार्टमेंट की इतनी प्लानिंग की है, नहीं। मैं ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं कि कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितना मैंने प्लान किया है, कहता प्लानिंग। प्लानिंग अब एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि मेरे ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि मैंने कौन से डिपार्टमेंट के लिए कितने आवर्स बजट किए या प्लान किए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। जब मैं रीअपोर्शनमेंट की बात करता हूँ तो रीअपोर्शनमेंट में मेरे पास दो तरीके होते हैं, एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड और एक कहलाता है रेसिप्रोकल मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट मेथड में सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते। डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आपस में एक दूसरे को सर्विसेज नहीं देते। और अगर मैं रेसिप्रोकल मेथड की बात करूं तो रेसिप्रोकल मेथड में दो सर्विस कॉस्ट सेंटर्स आपस में एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे होते हैं। मैं यहां पर आपको सवाल करवाऊंगा डायरेक्ट मेथड का अभी पढ़ाते हुए। रेसिप्रोकल मेथड के लिए मैं आप लोगों को बीपीपी या कैप्लान की किट जब सॉल्व करवाऊंगा तो उसमें आप लोगों को सवालात करवाऊंगा मैं रेसिप्रोकल मेथड के भी। बेफिक्र रहना, ऐसा नहीं है कि मैं रेसिप्रोकल मेथड छोड़ दूंगा। रेसिप्रोकल मेथड के सवालात मैं आपको डायरेक्ट किट से करवाऊंगा, क्योंकि रेसिप्रोकल मेथड पे अगर मैं ये वाला सवाल आपको करवाने बैठ जाऊं तो खासा आगे बढ़ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वो सवाल। तो आगे बढ़ते हैं। जो सवाल अभी हम लोगों ने अपॉर्चुनमेंट में किया था उसी सवाल को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सवाल ये रहा मेरे पास कि एबीसी डिसाइडेड टू रीअपोर्शन द कॉस्ट ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर्स टू इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर। However, it has been noticed that cafeterias providing services to stores, whereas there is no service that has been provided to stores by cafeteria. चलो, ये भी रेसिप्रोकल मेथड ही है, लेकिन ये इसमें एक सर्विस सेंटर दूसरे को सर्विस दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा। डिटेल्स फॉर एबीसी आर बेस्ड ऑन द आंसर्स बिलो, आर बेस्ड ऑन द आंसर्स अबव, सॉरी। एलोकेटेड अपोर्शन और रीअपोर्शन ओवरहेड्स, सॉरी एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स जो है मेरे पास 3,00,000, 2,74,500, 1,82,500, 1,49,500, 1,43,500, यही हमने निकाले थे यहाँ भी, ये कैलकुलेट हुए हैं पूरे। आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ रीअपोर्शनमेंट क्या है मेरे पास? मिक्सिंग के 15 एम्प्लॉयज हैं, बेकिंग के 15 एम्प्लॉयज हैं, पैकेजिंग के 15 एम्प्लॉयज हैं। नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन क्या है? 40, 40 और 20। अच्छा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ था लेकिन डिटेल्स नहीं है, तो इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करने से ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं हम। अगेन मैं ग्रीन से लिखूंगा यहाँ पर। 300,000, 274,500, 182,500, 149,500 एंड 143,500। ये आ गया मेरे पास एलोकेटेड एंड अपोर्शन ओवरहेड्स। अब मुझे इनको रीअपोर्शन करना है फ्रॉम कैफेटेरिया एंड सर्विसेज। तो कैफेटेरिया का जो रीअपोर्शनमेंट बेसिस है वो क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। कैफेटेरिया का टोटल खर्चा कितना है? 149,500। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं मेरे पास? 40। तो पर एम्प्लॉय कितना खर्चा आ रहा है ये देख लेते हैं हम। अगर मैं बात करूं कि मुझे खर्चा निकालना है मिक्सिंग का, तो मिक्सिंग में मेरे पास कितने एम्प्लॉयज हैं? 15। ये आ गया मेरे पास 56,062.5। अच्छा, बेकिंग में भी 15 है तो बेकिंग में भी यही आ गया 56,062.5। पैकेजिंग में कितना आएगा?
37,375। ये मेरे पास टोटल खर्चा किसका आ गया? कैफेटेरिया का। और कैफेटेरिया को मैंने यहाँ से माइनस कर दिया। अब आते हैं स्टोर्स पर। स्टोर्स कितना है मेरे पास? 143,500, जो कितनी मटेरियल मेंटेनेंस के लिए, मटेरियल कॉल आउट के लिए? 100 के लिए, जिसमें से 40 मेरे पास है मिक्सिंग और बेकिंग की, और 20 मेरे पास किसकी है? पैकेजिंग की। तो ये आ जाएगा मेरे पास 57,400, 57,400 28,700, और यहाँ से मैंने 143,500 माइनस कर दिया। अब अगेन जैसे हमने पहले किया था, इन सबको टोटल करेंगे। $300,000 plus 56,062.5 plus 57,400, 413,462.5 ये आ गया मेरे पास यहाँ पर। $387,962.5 और ये आ गया मेरे पास 248,575। अगेन चेक कर लेंगे कि हमारे पास आंसर सही है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? इन तीनों को हॉरिजॉन्टली ऐड करके। अब 387,962.5 प्लस 413,462.5। गाइज अगेन पूरा 10,50,000 आंसर आ रहा है, मतलब हमारा रीअपोर्शनमेंट भी सही है। आई बिलीव ये चीज़ सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से शुरू करवाऊंगा, फिर हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन पे जाके अपने ओवरहेड्स को ख़त्म कर देंगे। मैं नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की वर्किंग नहीं करवा रहा, क्योंकि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की वर्किंग भी सेम एज इट इज़ प्रोडक्शन ओवरहेड की तरह ही होती है। इसमें भी हमारे पास अपोर्शनमेंट होती है। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड में मेरे पास रीअपोर्शनमेंट नहीं होती, क्योंकि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड सारे के सारे नॉन प्रोडक्शन या सर्विस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड होते हैं। तो हमें ये पता है कि नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो है वो सिर्फ अपोर्शन होंगे, रीअपोर्शन नहीं होंगे। स्टिल इस पूरे प्रोसेस में अगर आप लोग का कोई सवाल होता है तो यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।